जंगल के सारे पेड़ हरे भरे थे, बस किसी कारण एक पेड़ बिल्कुल ही सूख गया था। कुछ पक्षी उसकी देखभाल करने की जगह उसकी लकड़ियों को तोड़कर ले जा रहे थे। पक्षियों, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। मेरी जड़ों में रोग लग गया है और पानी न मिलने की वजह से मैं सूख गया हूँ। कृपया करके मुझे नष्ट ना करो। कालू जी, इसकी एक भी बात मत सुनना। यह सूखा पेड़ है जो अब किसी काम का नहीं है। ऐसा मत कहो गौरी कवि, मैं सेब देने वाला पेड़ हूँ। मेरा इलाज करवा दो, मैं फिर से फल देने लगूंगा। तुम सिर्फ बचने के लिए ही झूठ बोल रहे हो, वरना तुम्हारी हालत को देखकर तो लगता नहीं है कि तुमने कभी फल भी दिए होंगे। ऐसा कहकर कालू और गोरी उसकी टहनियों को तोड़कर ले जाते हैं और पेड़ बेचारा बहुत उदास हो जाता है। और तभी दूसरा पेड़ उससे कहने लगता है, दुखी ना हो मेरे दोस्त, ऐसा तो हम सभी के साथ होता है। जब तक हम फल देते हैं बस तभी तक हमारी देखभाल होती है, जैसे ही हम सूख जाते हैं बस किसी काम के नहीं होते। लेकिन दोस्त, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मेरी जड़ों में बस रोग लग गया है। दोनों पेड़ ऐसे ही बातें करके एक दूसरे का मन बांट रहे थे। कालू भैया, आपको इतनी सारी सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिली? मुझे तो काफी दूर जाने पर कोई लकड़ी ही मिल पाती है। टोनी, आपको नहीं पता, हमारे जंगल का एक पेड़ सूख गया है। अब हमें दूसरे जंगल जाकर लकड़ियाँ लाने की जरूरत नहीं है। हाँ टोनी, उसी पेड़ से हम लकड़ियाँ लाते हैं। तुम भी जल्दी से लकड़ी इकट्ठा कर लो, वरना सारी लकड़ियाँ खत्म हो जाएंगी। क्या कहा गोरी बहन, आप उस सूखे पेड़ की टहनियाँ तोड़ रहे हो? हाँ टोनी, वरना उसका क्या होगा? कालू भैया, वो एक सेब देने वाला पेड़ था, उसकी जड़ों में रोग लग गया है। आप उसे इस तरह से तोड़कर ना लाएं। देखो टोनी, अगर आपको लकड़ी नहीं लानी है तो मत लाओ, बाकी हमें तो मत रोको। हम तो सारी सर्दी उसी पेड़ की लकड़ियाँ जलाएंगे। फिर इसी तरह से जंगल के और पक्षी भी उसी पेड़ की लकड़ियाँ तोड़कर लाने लगते हैं और टोनी चिड़िया उसी पेड़ के पास चली जाती है। चिड़िया, मैं तो अब पूरी तरह से नष्ट होने वाला हूँ। कोई भी मेरी बात नहीं सुनता है, बस मेरी टहनियाँ तोड़कर ले जाते हैं। हाँ पेड़ भैया, मैंने भी सभी को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु मेरी भी कोई बात नहीं सुन रहा। अगर एक दो बार बारिश हो जाए तो मैं पहले की तरह हरा भरा हो जाऊंगा और फिर मेरी टहनियों को कोई नहीं तोड़ेगा। वो तो है पेड़ भैया, परंतु अभी बारिशों का मौसम नहीं है। चिड़िया, क्या आप मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ पेड़ भैया, अगर मुझसे होगा तो मैं जरूर करूँगी। बताओ आपको क्या काम है? आप बूढ़े नीम के पास जाकर उन्हें मेरी हालत के बारे में बताना, वो जरूर कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। ठीक है पेड़ भैया, मैं अभी नीम के पास चली जाती हूँ और आपके लिए कुछ न कुछ कोई दवा जरूर लाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे कबूतर रोक लेता है। चिड़िया, मैं काफी देर से आप ही को ढूंढ रहा था, मुझे कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा। अगर आप दूसरे जंगल जा रही हो तो मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन कबूतर भैया, मैं तो दूसरे जंगल बूढ़े नीम के पास जा रही हूँ। चिड़िया, आप नीम के पास क्यों जा रही हो? सब कुछ ठीक है? फिर टोनी कबूतर को पेड़ की सारी बातें बताती है। फिर वह दोनों नीम के पास चले जाते हैं। अरे बेटा, आप तो दूसरे जंगल से आए हो, बताओ क्या परेशानी है? नीम काका, हमारे जंगल का एक सेब का पेड़ पूरी तरह से सूख गया है, उसकी जड़ों में कीड़े लगे हैं। बस हम उसी के लिए कोई दवा लेने आपके पास आए हैं। ठीक है पक्षियों, आप मेरी पत्तेदार टहनियाँ तोड़ कर ले जाओ और उन्हें पीसकर पेड़ की जड़ों में डाल देना और साथ ही थोड़ा पानी भी डाल देना और पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो जाएगा। फिर टोनी और कबूतर काफी सारी टहनियाँ तोड़कर ले आते हैं और इधर तोता, कबूतरी और गोरी पेड़ की टहनियों को तोड़े ही जा रहे थे। रुक जाओ तुम सब, अब इस पेड़ को मत तोड़ो। क्यों कबूतर,
हम क्यों न तोड़ें इस पेड़ की लकड़ियाँ। कल तक तो आप भी हमारे साथ लकड़ी तोड़कर ले जा रहे थे, फिर आज क्या हुआ। गौरी, इसने ढेर सारी लकड़ियाँ पहले ही जमा कर ले होंगे, इसीलिए हमसे मना कर रहा है। नहीं मिट्ठू तोते, ऐसी बात नहीं है। अब हम इस पेड़ का इलाज करवा रहे हैं और इसलिए आपसे मना कर रहे हैं। पागल हो गए हो तुम दोनों। ये एक सूखा पेड़ है जो अब कभी भी हरा भरा नहीं होगा। अरे पक्षियों, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा इलाज तो होने दो, फिर मैं आपको मीठे मीठे सेब दूंगा। ये सिर्फ बचने के लिए ही ऐसी बातें करता है और तुम दोनों इसकी बातों में आ गए हो। अब हटो यहाँ से, मुझे लकड़ियाँ लेकर घर जाने दो। ऐसा कहकर सभी पक्षी लकड़ियाँ लेकर चले जाते हैं और सूखा पेड़ यह सब देखकर रोने लगता है। चिंता ना करें पेड़ भैया, हम आपको नष्ट नहीं होने देंगे। हाँ पेड़, हम आज से ही आपका इलाज शुरू करते हैं, फिर तुम एकदम पहले के जैसे हो जाओगे। फिर टूनी और कबूतर नीम की पत्तियों को पीसकर दवा बना लेते हैं और पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं। टूनी, अब हम दोनों नदी से पानी ले आते हैं ताकि दवा जड़ों तक पहुँच जाए। ऐसा कहकर फिर वे दोनों पानी ले आते हैं और पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं और फिर कुछ दिनों तक लगातार ऐसा ही करते हैं। अरे वाह, मेरे ऊपर तो छोटे छोटे पत्ते आने लगे हैं, अब मैं पहले जैसे हो जाऊंगा। पेड़ भैया, अब आपकी टहनियाँ भी मजबूत होने लगी हैं, जो कि अब उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, तो अब आप बेफिक्र हो जाइए। ऐसा कहकर टूनी और कबूतर अपने घर चले जाते हैं। फिर इसी तरह से कुछ समय बीतने लगता है और सूखा पेड़ सेबों से भर जाता है। अरे दोस्त, बहुत बहुत बधाई, आप तो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हो और फलदार भी बन गए हो। हाँ दोस्त, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और यह सब उस चिड़िया और कबूतर के कारण ही हुआ है। वो दोनों ऐसे बातें ही कर रहे थे कि तभी टूनी और कबूतर उनके पास आ जाते हैं। अरे वाह पेड़ भैया, अब तो आप पर ढेर सारे सेब लगे हुए हैं। हाँ चिड़िया, आज आप दोनों की वजह से ही मैं सेबों से भर गया हूँ। अब आप जी भर कर सेब खाया करना और अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाना। हाँ पेड़ जी, आजकल हमारे जंगल में भोजन खोजना मुश्किल हो रहा था, अब हमारी भी सारी चिंताएं दूर हो गयी। ऐसा कहकर वे दोनों सेब लेकर अपने घर जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में गौरी कौवी रोक लेती है। आप दोनों को इस जंगल में सेब कहाँ से मिल गए? हमें भी उस जगह का नाम बता दो, हम भी वहीं से सेब ले आएंगे। गौरी बहन, ये सेब तो उसी सूखे पेड़ के हैं जिसे आप बेकार समझकर तोड़े जा रही थी। क्या कहा टूनी? मुझे तो तेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं अभी जाकर उस सूखे पेड़ को देखती हूँ। ऐसा कहकर गौरी और कालू सूखे पेड़ के पास चले जाते हैं और पेड़ को सेबों से भरा देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या गौरी जी, ये पेड़ तो सच में ही सेबों से भर गया है। हाँ कालू जी, मुझे तो सेब बहुत पसंद है, चलो अब हम जल्दी से सेब तोड़ लेते हैं। कालू और गौरी, आप दोनों को मेरे सेब खाने का कोई हक नहीं है, सबसे ज्यादा आप दोनों ने ही मेरी टहनियाँ तोड़ी थी। पेड़ जी, आप हमें माफ कर दो, आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। नहीं कालू कौवे, मैं तुम दोनों को अपना फल नहीं खाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पेड़ की यह बात सुनकर गौरी और कालू खाली हाथी वहाँ से लौट जाते हैं और अपनी गलती पर पछतावा करने लगते हैं। रानो जी, आज शाम को मैं घर जल्दी आ जाऊंगा, आप तैयार रहना और मेरी प्यारी बेटी को नया वाला फ्रॉक पहनाना। टुन्नू जी, शाम को कहाँ जाना है? मुझे तो कुछ नहीं पता। अरे रानो जी, आप भूल गई हो क्या? हर बार की तरह इस साल भी अपने जंगल में मेला लगा है और शाम को हम सब मेले में जाएंगे। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा अपने काम पर निकल जाता है। गौरी कौवी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता है, आखिर सारे जंगल में हमारी सबसे बड़ी कपड़ों की दुकान है, फिर भी आप न जाने इन चूहों को क्यों पकड़ती हो। कालू जी, ये चूहे ही मेरे पक्के साथी हैं और इन्हें पकड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। गौरी कौवी ऐसे ही ढेर सारे चूहे इकट्ठे कर लेती है और उन्हें अपने घर में बड़े ही प्यार से रखती है
और इस तरह से शाम हो जाती है और रानो चिड़िया अपने पति का इंतजार करती है। मम्मा, पापा कब आएंगे? शाम तो हो चुकी है। बेटी, पापा बस आते ही होंगे, फिर हम सब मेला देखने जरूर जाएंगे। इस तरह से वे दोनों टुन्नू चिड़ा का इंतजार कर रही थीं। तभी दो पक्षी टुन्नू को गंभीर हालत में वहाँ पर लेकर आते हैं। हे भगवान, आपकी ये हालत कैसे हुई और आपके पंखों में कितनी चोट आई है? जहाँ ये काम कर रहे थे वहाँ से ये नीचे गिर गए और इनके दोनों पंख टूट गए हैं, इसलिए यह कभी अब उड़ नहीं पाएंगे। मुझे माफ कर दो रानू जी, मैं अब कभी भी उड़ नहीं पाऊंगा और ना ही एक भी पैसा कमा पाऊंगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हो टुन्नू जी? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। रानू जी, घर में जो भी पैसे पड़े हैं आप इन्हें दे दीजिए, इन दोनों ने ही मेरा इलाज करवाया है। फिर रानो चिड़िया सारे पैसे उनको दे देती है और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद टुन्नू चिड़ी की खबर सुनकर उसका सबसे अच्छा दोस्त उससे मिलने आता है। अरे टुन्नू भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। अब आपके परिवार का गुजारा कैसे होगा? यही चिंता तो मुझे खाई जा रही है। जो भी पैसे जमा किए थे वो मेरे इलाज में खत्म हो गए। अब मेरे परिवार का क्या होगा? वैसे तो मैं तेरी ज्यादा मदद नहीं कर सकता मेरे दोस्त, पर मैं तुझे कुछ पैसे दे देता हूँ। इनसे तू कोई छोटा मोटा कारोबार चला ले। परंतु मेरे दोस्त, मैं तो अब अपनी जगह से उड़ भी नहीं सकता, फिर मैं कोई काम कैसे कर सकता हूँ? अरे मेरे दोस्त, सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो आप इन पैसों से ऊनी कपड़ों की दुकान खोल लो। इसमें अच्छी कमाई होती है और यह काम तो रानो बहन भी कर सकती हैं। टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया को यह बात बहुत पसंद आती है और अगले ही दिन रानो चिड़िया एक कपड़ों की दुकान खोल लेती है और रानो चिड़िया के कुछ कपड़े बिक जाते हैं। टुन्नू जी, अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, पहले ही दिन हमारी कितनी अच्छी कमाई हुई है। हाँ रानू जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपका काम अच्छा चल रहा है। इस तरह से रानो चिड़िया की दुकान अच्छे से चलने लगती है। जंगल के कुछ पक्षी तो रानो चिड़िया से ही कपड़े खरीदते हैं। गौरी कौवी, जब से उस रानू चिड़िया ने अपनी कपड़ों की दुकान खोली है तब से हमारे तो कपड़े कम बिकने लगे हैं। सुना है वह चिड़िया सस्ते और अच्छे कपड़े देती है। कालू जी, ऐसे तो हमारे सारे कपड़े पुराने हो जाएंगे, फिर कोई भी पक्षी उन्हें नहीं खरीदेगा। इस रानू चिड़िया का तो कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो दोनों रानो चिड़िया के दुकान से जाने का इंतजार करने लगते हैं। कालू जी, आप यहीं पर रुकिए, मैं बस अभी आती हूँ। फिर गोरी कव्वी अपने घर को आती है और अपने सारे चूहों को अपने साथ ले जाती है। गौरी जी, आप इन चूहों को यहाँ क्यों लाई हो? आपको तो पता है ना कि अगर गलती से ये इस पिंजरे से निकल गए तो सारे कपड़े तहस महस कर देंगे। सही कहा कालू जी, ये चूहे तो हैं ही जंगली, इन्हें मैं उस रानू की दुकान में छोड़ दूंगी, फिर उसकी दुकान के सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। फिर तो गौरी जी उसका बहुत नुकसान होगा और वह इतनी अमीर नहीं है जो दोबारा से कपड़े ला सके। रानो चिड़िया दुकान बंद करके अपने घर चली जाती है और चुपके से वे दोनों रानो की दुकान में वे चूहे छोड़ देते हैं। कालू जी, अब सुबह जब वह रानो चिड़िया अपनी दुकान को देखेगी तो बड़ा ही मजा आएगा। ऐसा कहकर गोरी कव्वी और कालू कौवा अपने घर आ जाते हैं और सो जाते हैं। जब अगली सुबह रानो चिड़िया अपनी दुकान देखती है तो हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे कपड़े चूहों ने काट दिए। अब इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। अब मैं अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगी? रानो की दुकान को देखने के लिए वहाँ पर गोरी कव्वी भी आ जाती है। अरे रानो बहन, आपके तो सारे कपड़े चूहों ने काट दिए हैं।
अब आप ये दुकान बंद कर दीजिए और कोई अलग काम कीजिए। नहीं गौरी बहन, मुझे अभी एक आइडिया आया है जिससे मेरे कुछ कपड़े तो सही हो जाएंगे और मेरे पास थोड़े पैसे हैं जिससे मैं नए कपड़े भी ले आऊंगी। रानू की यह बात सुनकर तो गौरी कव्वी अपनी दुकान पर आ जाती है। कालू जी, ये रानू तो सबसे ज्यादा मेहनती है। हमने ऐसे न जाने कितनों को भगाया था, पर ये तो उन कपड़ों को ठीक करके वापस से बेचना चाहती है। गौरी जी, आप करने दो उस रानू को मेहनत। हम फिर से कोई ना कोई तरकीब निकाल कर उसकी दुकान बंद करके ही रहेंगे। इधर रानू कटे कपड़ों को ठीक करने लगती है। वे कपड़ों में अपने पंख से कढ़ाई करती है जिससे कपड़ा और भी सुंदर लगने लगता है। दिन रात की कड़ी मेहनत करने के बाद रानू अपने सारे कपड़े ठीक कर लेती है। गौरी कवि, उस रानू के कपड़े तो पहले से भी ज्यादा बिचने लगे हैं और सभी पक्षी उसकी कढ़ाई को बहुत पसंद करते हैं। कालू जी, इस बार तो मैं उसकी सारी दुकान जला दूंगी। फिर देखूंगी ये कैसे अपने पंखों से जले हुए कपड़े ठीक करती है। हाँ हाँ गौरी, आप एकदम सही कह रही हो। बस एक बार इसे घर जाने दो। इस तरह से गौरी कव्वी और कालू कौवा रात होने का इंतजार करने लगते हैं। कालू जी, रात हो गई है, आप ये मसाल ले जाइए और चुपके से रानू की दुकान में आग लगा दीजिए। मैं बाहर से देखती हूँ कि कोई आ न जाए। फिर कालू कौवा मसाल लेकर रानू चिड़िया की दुकान पर चला जाता है, परंतु जैसे ही कालू कौवा दुकान के अंदर जाता है वहाँ पर रानू चिड़िया सो रही थी। अरे ये क्या कालू, ये तो यहीं पर है, घर नहीं गई। लगता है चूहों की रखवाली कर रही है। निकल ले यहाँ से, इसी में तेरी भलाई है। कालू कौवा तो बहुत घबरा जाता है और हड़बड़ी में वहाँ से आ जाता है और गलती से वह मशाल अपनी दुकान में ही डाल देता है। गौरी कवि, वो रानू तो बहुत चालाक है, वह अपनी दुकान में ही सो रही थी। तो फिर कालू जी, आपने उस रानू की दुकान में आग लगाई या नहीं? नहीं गौरी जी, मैंने आग नहीं लगाई। अगर वह मुझे देख लेती तो? फिर वह मसाल कहाँ है कालू जी? उन दोनों के बातें करते करते ही आग कपड़ों में लग जाती है और वह अपनी जान बचाकर दुकान से बाहर आ जाते हैं। कालू जी, आप एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए। रानू की दुकान की जगह अपनी ही दुकान जला दी। गौरी, मैं बहुत घबरा गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि मसाल कब में मैंने अपनी दुकान में रख दी। कालू और गौरी की दुकान पूरी तरह से जल चुकी थी और अब रानू की मेहनत से उसकी दुकान अच्छी चलने लगी। सभी पक्षी सर्दियों के लिए रानू की ही दुकान से कपड़े खरीदते और फिर रानू चिड़िया अपने पति का एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लेती है और वह परिवार पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगता है।